नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आरती देवी। कल सुर्खियों में बना रहा जॉर्डन ब्राउन का पकड़ा जाना। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि उसको पकड़ा कैसे गया। हमारे गांव के लोगों ने पकड़ के रस्सी से बांध के तब एसएसबी को हैंड ओवर किया। इतने सारे ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? पहले वैन डाइक के साथ साथ यूक्रेनियंस का पकड़ा जाना, अब जॉर्डन ब्राउन, और फिर पता चल रहा है म्यांमार बॉर्डर की तरफ भी बहुत सारे यूएस के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स कैंप लगा के बैठे हुए। एंड इफ यू रिमेम्बर, दादा और मैंने एक बहुत होलिस्टिक वीडियो किया था, 3 पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड किया था। द पास्ट, प्रेजेंट एंड व्हाट इज हैपनिंग, हाउ कैन इट बी टैकल्ड, म्यांमार को लेके। व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ मेनी ऑफ दीज जॉर्डन ब्राउन्स आर देयर इन भारत? दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। भारत सरकार इनको डील कैसे कर रही है उस पर भी बात करेंगे। ओवर टू यू दादा। नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे कॉकरोचों से भरा हुआ है, खुद ही कहते हैं ना, वैसे ही ये जैसे वो टर्माइट या फिर कॉकरोच निकलते हैं ना, वैसे ही खलबली मच गई है। आपको तरह तरह के प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के गोरे लोग मिलेंगे, जो या तो यूक्रेन से हैं, कोई कुछ इंग्लैंड से हैं, पर सबके तार जुड़े हुए हैं सीआईए से। और ये तो अमेरिकन ही था, जॉर्डन ब्राउन। तो मैंने जो अपने पॉडकास्ट में सबके सामने सबके समक्ष मैंने रखा था वो ये है कि एक व्यक्ति है एरिक प्रिंस, जो एक जमाने में नेवी सील होता था। उसके बाद वो यूएसए का, तब भी था आज भी है, सबसे बड़ा प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर वो है। और उसने अपनी पुरानी कंपनी बंद करके, जिसमें उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, ही हैज ओपन्ड अ न्यू कंपनी, फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप, जो म्यांमार में स्थित है। ठीक है, ये यांगोन और नेपिदाओ में इनके ऑफिसेस हैं। और इस कंपनी में इसने सैकड़ों की तादाद में अमरीकियों को रिक्रूट किया है, जो कि सबके सब या तो फिर डेल्टा फोर्स या डेव ग्रू या सील टीम 6 वगैरह वगैरह इस टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ ब्रिटेन के स्पेशल सर्विसेज से भी कुछ लोग हैं जिनको रिक्रूट किया गया है। एंड ऑडेसिटी इज दैट ही इवन ट्राई टू रिक्रूट सम ऑफ हमारे देश के कुछ रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस के लोग। कुछ लोग बाय द वे हमारे देश के वो फ्रेंच फॉरेन लीजन में काम करते हैं, कुछ दूसरे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज जो गल्फ में हैं वहां पे हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों में अभी तक किसी ने काम नहीं किया। क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह पता है, जो हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जितने भी पीएमसीज हैं उनका मेन कार्य जो होता है वो सिक्योरिटी नहीं है, वो है सीआईए के साथ उनके जो रेजीम डिस्टेबलाइजेशन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग कॉन्ड्रेट्स, उस पर नजर रखना, उस पर कंट्रोल रखना, रेजीम चेंज, इन सब चीजों में वो सहायता करते हैं। यही उनका मुख्य कार्य है, इसीलिए उनको अच्छे डॉलर्स मिलते हैं। तो अब सवाल ये है कि कुछ दिन पहले वो वैन डाइक पकड़ा गया, जो इस तिहार में सड़ रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह मिर्ची वाला सालन खिलाया जा रहा है। और यूक्रेन के 6 लोग थे, जो सबके सब बाय द वे वो दे आर सीआईए, पॉसिबली ट्रेन्ड बाय मोसाद, बट दे वर सीआईए एसेट्स, वो भी थे। उससे पहले लोगों ने नोटिस नहीं किया, पिछले 6 महीने में कम से कम 6 या 7, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, लोगों को पकड़ा गया है, जो ऊपर से बोलते थे कि हम पादरी हैं। और ये सारे लोग हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में वहां पे काम कर रहे थे, कार्यरत थे। कार्य मतलब वही कन्वर्शन फैक्ट्री और रेनफोर्स करना, वहां के लोगों को उकसाना। कुछ लोग बॉर्डर के उस पार म्यांमार में थे, कुछ लोग हमारे इधर मणिपुर वगैरह में घूम रहे थे, कुछ मिजोरम में थे। लेकिन सरकार ने काफी सख्ती बरती है इसमें। आज तक हम लोग काफी मतलब ढील छोड़ा हुआ था सरकारों ने, पूरे पुराने कांग्रेस तंत्र ने तो अवश्य ही, और बीजेपी के सरकारों ने भी कुछ खास इस पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन पिछले 1 साल में बहुत अच्छी तरह इसको कस दिया गया है, और इसीलिए लोग पकड़े जा रहे हैं। देखिए, इसके मैं अभी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको बता दूं। नंबर 1, जो स्पाइज होते हैं, अगर आप किसी देश के अंदर उनको इंसर्ट कर रहे हो, आप पहले देखोगे कि उसका शक्ल, उसका होलिया उस देश में कैसे घुल मिल सकता है। अब एक गोरे चिट्टे लॉबस्टर जैसे शक्ल वाले इंसान को, जिसका बाल ऑरेंज हो, उसको आप काला भी करो लेकिन वो दिखेगा तो वही
तो वो जो है ऐसे व्यक्ति दे स्टिक आउट लाइक सोर थम्स एंड टिपिकली अमेरिकन्स आर लार्जर, दे टेंड टू बी बिग साइज्ड। हमारे देश में एवरेज हाइट है 5'6", 5'7", वहां पे एवरेज हाइट ही 5'10", 5'11" है, और ये इस टाइप के लोग काफी बड़े आकार के होते हैं। अगर कोई ब्लैक अमेरिकन हो या व्हाइट अमेरिकन हो, एकमात्र मैक्सिकन अमेरिकन थोड़ा बहुत हमारी तरह दिखते हैं, लेकिन वैसे ऑपरेटर्स बहुत कम हैं, और वो भी दे ऑल्सो स्टिक आउट, वो कल्चरली अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो वो यूरोप में कर सकते हैं, जो वो रशिया में कर सकते हैं, क्योंकि वो गोरे हैं, बहुत सीधी सी बात है, तो यहां पे वो नहीं कर सकते। अफ्रीका में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो रूट क्या यूज करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। वहां पे रूट यूज करते हैं कि भैया हम तो एनजीओ में काम करने आए हैं, हम आपका भला करने आए हैं, ये हमारे देखिए हमारे साथ ये गाड़ी है, इसमें दवाइयां हैं, ये दूसरी गाड़ी है, इसमें खाना है, हम आप लोगों की मदद करेंगे, आपके कृषि में विकास करेंगे वगैरह वगैरह। ये सब उनके अजुहात होते हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं, तो वहां पे भी वो फिट हो जाते हैं। लेकिन इस देश में हमें तो इन सब चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। इंडिया एक मझले स्तर का देश है, अगर हम कंसिडर करें कि दवाइयों का एक्सेस या खाने की सुविधा वगैरह वो ऑलरेडी है सब इस देश में, कोई बाहर से आके अब कुछ कर नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे वही एनजीओ वाला रूट ही एकमात्र वो यूज कर सकते हैं। तो वो क्या यूज करते हैं, बोलते हैं हम सामाजिक जो बुराइयां हैं उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और हम कंसल्टिंग देने आए हैं। तो वो चीज जो है वो सरकार ने बोला ये कोई इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब एक्सपर्टीज इस देश में ही मौजूद है, हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं, ठीक है। तो अगर औसत स्तर पे भी देखें कि हमारे पास कुछ हजार लोग ही हैं, फिर भी है ना, तो हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो इनके रास्ते थे ना यहाँ पे घुसने के, वो बंद हो चुके हैं। विच इज वाई मैंने जो बताया था, एक कारण है कि वो आईएसआई को यूज करते हैं, पाकिस्तानी आईएसआई हो गया, या फिर तुर्की का जो ये तश्किलात है उसके लोग हो गए, या मोसाद के लोग। देखिए मोसाद भारतवर्ष और उसके इर्द गिर्द के राज्यों में ऑपरेट करती है, और मोसाद चूंकि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, उनके एजेंट्स को हम नॉर्मली टच नहीं करते, वो भी हमारे एजेंट्स को टच नहीं करते। इनफैक्ट हमारे तो बहुत क्या बोलते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, बहुत ही निकट के संबंध हैं हमारे। तो इन लोगों को यूज किया जाता है उनकी कार्य सिद्धि के लिए, क्योंकि वो पादरी वाला रास्ता हमने बंद कर दिया है। एफसीआरए का जो नया वर्जन आ रहा है उसके चलते तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक ढेला पैसा भी नहीं ला सकते वो लीगल तरीके से। और इसीलिए बाय द वे मणिपुर के रास्ते से ड्रग स्मगलिंग का उन्होंने जो दर है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत वृद्धि हुई है, और इसीलिए वो झगड़े वगैरह भी हो रहे हैं, और की और मैतेई के बीच में लड़ाइयां हो रही है, वो भी यही लोग करा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरे एरिया पे वो कंट्रोल करें और इस रूट के द्वारा वो अपने पैसे का संसाधन कर पाए। ठीक है, अब आते हैं ये पूरा परिप्रेक्ष्य कि ये लोग यहाँ पे थे स्टिक आउट, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग होते नहीं है। जो आते हैं वो या तो खुफिया तरीके से आते हैं, या फिर वो ऑपरेट करते हैं नेपाल में या श्रीलंका में, जहां पे कोई कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, या बांग्लादेश में, वहां पे भी कोई कुछ नहीं बोलता है। कुछ लोग भूटान में भी हैं। तो ये हमारे देश में आके जो पहले ये काम करते थे कि भैया मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आपकी भलाई करने आया हूं, या मैं पादरी हूं, मैं आपको जीसस का अच्छा समाचार सुनाने आया हूं, वो रास्ते बंद है। तो ये जॉर्डन ब्राउन क्या था, जॉर्डन ब्राउन उसने कहा कि एक्चुअली मेरा ना, मतलब आप खुद सोचिए कि ये लोग, वो शायद घबराया हुआ था, तो उसने अपने ऑन द स्पॉट एक कहानी बनाई कि मेरा पासपोर्ट खो गया था, मैं थाईलैंड में घूमने आया था, सैलानी था, फिर वहां से मैं, मतलब वो फिर अमेरिकी एम्बेसी नहीं गया। ये थाईलैंड जो है अमेरिका का वेसल स्टेट जैसा ही है ऑलमोस्ट, वहां पे अमेरिका का बहुत चलता है। ये मैं मान ही नहीं सकता हूं कि वो अमेरिकी एम्बेसी जाके वो अपना एक डुप्लीकेट पासपोर्ट नहीं बनवा सकता था। कहता है कि नहीं, मैं तो जहाज के रास्ते श्रीलंका चला गया, तो जहाज में आने के लिए आपको पैसे कहां से मिले भैया, फिर श्रीलंका से मैं भारत आ गया, क्योंकि वहां पे भी वो समुद्र के रास्ते में उतनी चेकिंग नहीं हो पाती है, काफी लोग आते जाते रहते हैं, तमिल लोग, तो उसके रास्ते वहां आ गया। लेकिन उसके बाद उसको इतना ज्ञान था कि वो सड़क मार्ग से और ट्रेन मार्ग से नेपाल की तरफ चला गया। तो एक्चुअली क्या हुआ होगा आप सोचिए, ये तो पूरी झूठी कहानी है, ये बकवास है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका कोई तुक ही नहीं बनता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो व्यक्ति था वो नेपाल में बेस्ड था। नेपाल में हम सबको पता है कि जो नया तंत्र अभी लगा है बालेन शाह का, उनकी बीवी जो है बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है।
उनके पीछे कौन है? एक एनजीओ है। एनजीओ को सपोर्ट कौन करता है? फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? सीआईए का एक अंग है। तो इसका मतलब नेपाल में जो तंत्र है वो अमेरिकी लोग ही चला रहे हैं और डीप स्टेट का टेक ओवर हो चुका है। ओके, और वहां पे इसलिए काफी अमेरिकी गोरे, काले, मैक्सिकन, इस टाइप के एजेंट्स एम्बेडेड हैं, अभी वो कार्यरत हैं। और वो क्या कर रहे हैं? यहां पे जो आईएसआई द्वारा चालित क्या बोलते हैं एसेट्स हैं, उनके साथ संबंध करते हैं, उनके साथ लिएज करते हैं। प्लस जो यहाँ पे लोकल क्रिश्चियन मिशंस हैं, जैसे सिस्टर्स ऑफ क्या नाम है मदर टेरेसा वाले ऑर्गेनाइजेशन का, मैं बार बार भूल जाऊं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी ना, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हाँ, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी हो गया। मैं बोल रहा हूँ, कोई मुझ पे अगर स्यू करना चाहे कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी हो गया। फिर पेंटिकॉस्टल मूवमेंट है जो बॉम्बे, कोंकण कोस्ट और केरला से चलता है, लेकिन उसके प्रभाव काफी चारों तरफ फैले हुए हैं। इन्होंने दार्जिलिंग में भी घुसने की कोशिश करी, जो मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट है। तो ये लोग जो हैं भारत के जो फ्रिंज बॉर्डर एरियाज हैं, वहां से ये अपने काम चलाते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है जो वैराग्य से भरे हुए तत्व हैं इस देश में, जो इस देश से उब चुके हैं, उनको उकसाना। इस्लामी जिहादियों का तो वो तो है ही, गजवाए हिंद वो तो चल ही रहा है। उनका खुद का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, प्रकरण है, उनके साथ लिएजन करना। और बाकी जो लोग हैं, अगर कोई जैसे मान लीजिए नक्सलों का ये टूट गया, मैंने आपको एक और पॉडकास्ट में आप सबको बताया था कि ये जो नक्सल हैं ऊपर से ही कम्युनिस्ट हैं, उनको हथियार अवश्य चाइना से मिलते हैं, वहां से उकसाया भी जाता है, लेकिन कहीं पे इनका लिंक अमेरिकन डीप स्टेट के साथ भी है। क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट जो भी डिस्टेबलाइजेशन करती है किसी देश में, ये देखा गया है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, कि वहां पे जो चर्च है और जो लेफ्टिस्ट गेरिलाज हैं, वो दोनों मिलकर काम करते हैं और वो सीआईए के साथ काम करते हैं। सीआईए दोनों तरफ खेलती है, बोलती है देखो लेफ्टिस्ट थ्रेट आ गया, अब आप तभी बच सकते हो जब हमारे सुरक्षा में, हमारे प्रोटेक्शन में आ जाओ, आओ हमारे आगोश में, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई उनके विरुद्ध का सरकार तैयार हो जाए तो ये गेरिला युद्ध चला देते हैं। सरकारें वहां पे दमन नीति में ग्रस्त रहती हैं, जो इनके डिक्टेटरशिप्स वगैरह हैं, तो उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी खड़ा करना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो इन सब देशों को ही उबाल पे रखते हैं। और यही कार्य इन्होंने भारतवर्ष में पिछले 60 साल में पर्टिकुलरली बहुत कोशिश करी। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल तक, मैं आज एकदम ओपनली बोल रहा हूं, उनके कार्यकाल तक भारतवर्ष पूरी तरह ब्रिटिश इंपीरियल सीक्रेट सर्विस जो MI6 बना, एंड अमेरिकन OSS जो बाकी आगे चल के CIA बनी 1948 में, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में था। यहाँ पे जो IB के डायरेक्टर थे, वहां पे भारतवर्ष में RNAW नहीं था, वो 1968-69 में तैयार किया गया काओ साहब के नेतृत्व में, मोसाद की सहायता से, बाय द वे। लेकिन उससे पहले IB का जो चीफ था, उसके ऊपर एक अफसर होता था। सोचिए भारतवर्ष इंडिपेंडेंट हो चुका है, तथाकथित आजादी मिल चुकी है, लेकिन IB का जो चीफ है, हर महीने इंपीरियल लिएजन ऑफिसर होता था एक, जो ब्रिटेन में बैठता था, उसको रिपोर्ट देता था। तो ये तो था तब तक का तंत्र। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो दैट लिंक वाज ब्रोकन। हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट एजेंसीज वगैरह तैयार किया आफ्टर नेहरू पास्ट अवे। उनके गुजरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, इसको बंद आज से। उसके बाद इंदिरा गांधी आए, उनके भी विचार भिन्न थे नेहरू से। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी अपनी एक एजेंसी होनी चाहिए, हम अपना इंटेलिजेंस खुद गैदर करेंगे। और चूंकि बांग्लादेश से थ्रेट बढ़ रहा था, पाकिस्तान से भी थ्रेट बढ़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि देश की सुरक्षा के लिए ये करना चाहिए, तो ये उन्होंने एक अच्छा प्रकल्प बनाया। एनीवे, वापस आते हैं इस पे। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है, अब आप देखिए 1960 के दशक के अंत, जब इंदिरा गांधी ने पावर लिया और ये सारे चेंजेस किए, और 1970, ये वही पीरियड है जब भारतवर्ष में नक्सल आंदोलन भी ऊपर गया। ओके, और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो द्वंद्व था वो भी एकदम पीक पे था। फिर हमने वो पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उसको यूज करके हमने 2 टुकड़े कर दिए उसके। उसके बाद से CIA जो है वो इसी बात पे लगी हुई है, कैसे भी करके इस देश को भी, साउथ अमेरिका के जो देशों को हम उबाल पे रखते हैं, वही पॉलिसी उन्होंने अपनाई। और किसी प्रेसिडेंट ने आज तक उस पॉलिसी का खंडन नहीं किया, सबके सब उसी को सपोर्ट करते रहे। तो ये लो, आप लोग भूल ही जाइए कि रिपब्लिकन आएगा तो अच्छा होगा, डेमोक्रेट आएगा तो बुरा होगा, सब एक है। वो यूनी पार्टी है व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका इज नॉट
वो अलग अलग पॉलिसीज नहीं है वहां पे। तो CIA जो है यही चलता रहा, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि ये जो सरकार अभी आई है, मैं ये नहीं कहूंगा ये सरकार पूरी तरह से सक्षम है या कामयाब हो चुकी है, लेकिन इस सरकार ने एक चीज पे बहुत अच्छा काम किया है, वो है नेशनल सिक्योरिटी। उस पे गैप्स हैं, लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए क्या कारण था कि अपीजमेंट पॉलिसी जो हम करते थे ना, हुर्रियत के साथ कॉन्फ्रेंस करना, उनको पेट्रोल पंप बांटना, बड़े बड़े मॉल्स बना के देना, उसके बावजूद कश्मीर तो उबाल पे ही रहा। वहां पे टेररिज्म कम नहीं हुआ, वहां के खुद के लड़के वहां पे जाके ट्रेनिंग लेके यहाँ पे आके आतताई बनते थे, यही सब चलता था ना। क्यों ऐसा है कि उसके बाद से आज तक टोटल इंसिडेंट्स हैव फॉलन बाय 87%? वो इसलिए क्योंकि जो इस स्टेट का पॉलिसी है, चाहे आप कुछ भी बाकी क्रिटिसाइज करते ना, मैं खुद भी करता हूं, इकोनॉमिक मामले पे मैं पूरी तरह पूर्णतः सम्मत नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे एक यूनिफाइड ढांचा बनाया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्टार्ट हुआ। यानी पहले क्या होता था, IB वुड रिपोर्ट टू द PMO, सेपरेटली द NSA स्ट्रक्चर वुड रिपोर्ट टू द PMO, RNAW अपने इनपुट्स देती थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस अपने देती थी, कहीं पे यूनिफिकेशन नहीं था। तो जिस आदमी के बारे में एक एजेंसी के बाद शायद कोई महत्वपूर्ण खबर है, दूसरा एजेंसी को पता ही नहीं है कि वो खबर है, सिस्टम में ही है लेकिन सिस्टम में कहीं भटक रहा है, तो इसको यूनिफाई किया गया। नंबर 2, कोऑर्डिनेटेड काम होने लगा, एडिशनल पर्सनल रिक्रूट किए गए, भारी मात्रा में पैसा डाला गया इस पे। इसीलिए आज भारतवर्ष का जो काउंटर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस यानी आप दूसरों पे स्पाई करके इंफॉर्मेशन लेके आओ, एनालाइज करो, फिर एक्शन लो। दूसरा होता है काउंटर इंटेलिजेंस, जो बाकी विदेशी ताकतें यहां पे अपने कार्य कर रही हैं उसके विरुद्ध एक्शन लेना, उसको बहुत सशक्त किया गया है। तो इन दोनों चीजों के चलते, और एक थर्ड फैक्टर मैं बताता हूं, पश्चिम बंगाल जब तक इनके कंट्रोल में था, मैंने बार बार आप सबको समझाया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक महज राजनीतिक चुनाव नहीं था, ये एक भू राजनीतिक मामला था, ठीक है। उस चुनाव के चलते जो परिवर्तन हुआ है उससे उनका पूरा तंत्र बिगड़ गया है। जो पूरा सप्लाई रूट था, जो एक्सचेंज मैकेनिज्म्स थे, जो कॉन्डुइट्स थे, सब अस्त व्यस्त हो गए। जो पैसे का आवागमन होता था, जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जो प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स होते थे, और जिन कॉन्डुइट से जिहादी भी आते जाते रहते थे, वो पूरा एकदम से डिसरप्टेड हो गया है। तो इस डिसरप्शन के चलते इनको क्या करना था, इनको रीबिल्ड करना है पूरा स्ट्रक्चर। तो मैं ये जो मैं इनको सिग्नल के तरह देख रहा हूं, ये जो पकड़े जा रहे हैं लोग, उसका मतलब ये है कि ये लोग फिर से ढांचे को जोड़ रहे हैं। इसीलिए मार्को रूबियो आके, आपको फिर से याद दिला दो, मार्को रूबियो महज वो परराष्ट्र मंत्री नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं यूएस में, वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी है और वो NSA भी है अमेरिका का। उसने ये 3 पदभार संभाल रखे हैं और वो शायद अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है अगर रिपब्लिकन्स जीते तो। ये व्यक्ति आके भारतवर्ष में प्रधानमंत्री से 1 घंटे मिलता है, जयशंकर जी से वो 50 मिनट की बैठक होती है, हमारे NSA साहब जो हैं अजीत डोभाल जी, उनके साथ 45 मिनट ही बैठता है, लेकिन वो 2.5 दिन घूमता रहता है कलकत्ता में, ऑलमोस्ट 1.25 दिन, फिर वो पंजाब और जयपुर की दिशा में चला गया, चेन्नई के लोगों से बात करी। ये सब क्यों? जो इनका पूरा नेटवर्क अस्त व्यस्त हो गया था ना, इसको रीबिल्ड कर रहे थे। तो उसको करने के लिए 2 चीजें, एक तो जो एकदम शीर्ष स्थानीय नेता है वो आके असेसमेंट लेगा ना कि भैया हमारे पैसों का हो क्या रहा है, क्या मिल रहा है हमें। दूसरा, ये लोग क्या करेंगे, ये इनके जो साथी एजेंसीज हैं, अमेरिका के 2 साथी एजेंसीज हैं जो सब कॉन्टिनेंट में एक्टिव हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, नंबर 1 इज ISI ऑब्वियसली, एंड नंबर 2 इज मोसाद। MSS भी भारतवर्ष के विरुद्ध काम करती है, मिलिट्री सीक्रेट सर्विसेज जो है चाइना का, लेकिन वो अमेरिकियों के साथ कोई कोलैबोरेशन उनका होता नहीं है। टैसिट अंडरस्टैंडिंग रहता है कि अगर इंडिया का ऐसे हम लोग कुछ करेंगे तो आप लोग भी साइड से कुछ और कर देना, इतना होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होता है, बिकॉज ये राइवल एजेंसीज, राइवल ही सिर्फ नहीं, ये एनिमी एजेंसीज हैं, ओके। तो इसलिए वो नहीं होता है। ISI इज द लिंक, और कहीं पे मोसाद भी थोड़ी बहुत शैतानियां उसने करी है, मेरा ये विचार है, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अब जो है स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि ट्रंप थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल व्यक्ति है, उसका जो तंत्र है, उसके जो लोग हैं,
वो भी थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल। तो इजराइल ने अपना जो हेजिंग करना चालू कर दिया, तो वो भारत के साथ संबंध और बढ़ा रहा है। वो अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता कि सारा उसका जो असला गोला बारूद आता है अमेरिका से ना आए, क्योंकि उनके खुद के पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उतनी है नहीं, बहुत ही छोटा देश है, एरिया भी कम है, नदियां भी नहीं है। तो भारतवर्ष वो एकमात्र देश है जिसको भरोसा कर सकता है, जहां पे वो कंट्रोल रख सकता है। तो यहां पे वो करने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक हाथ से हमारे साथ ये करना चाहते हो, तो दूसरे हाथ से आप हमारे विरुद्ध हमारे विरुद्ध वाले स्पाइंग के काम तो नहीं कर सकते हो, आप कुकी रेबल्स को ट्रेन तो नहीं कर सकते हो। तो वो जो है वो थोड़ा सा ठंडा कर दिया गया है। तो अब क्या है, इसका मतलब क्या बनता है, जो काम अमेरिका दूसरों से करवा सकती थी इन टर्म्स ऑफ लिएजन, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ये सब कार्य उसको खुद करना पड़ेगा। इंडिया में बैठ के नहीं कर सकते, तो वो नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, श्रीलंका में बैठ के यही काम करते हैं। म्यांमार में इनका हेडक्वार्टर है रीजनल, क्योंकि म्यांमार में उनका वो बड़ा पीएमसी केवल नहीं है, फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप, उनके सीआईए के भी बहुत एसेट्स वहां पे हैं। ओके, लेकिन वो भारतवर्ष के अंदर कभी कभी तो आना ही पड़ता है ना, कुछ तो मीटिंग करना ही पड़ता है, चाहे किसी चीज में किसी भेस में आ जाए, कैसे भी आ जाए, कोशिश करते हैं, वो आके बात करके निकल जाते हैं। तो ऐसे ही दौरान वो एक आया था, व्हाट वेंट रॉन्ग वी डोंट नो, लेकिन एक गोरा व्यक्ति, उस टाइप का उसका वेशभूषा, उसका जो लुक्स था, वो तो ही स्टिक आउट। तो लोगों ने पूछा, तो उसके जवाबों से पता लगा कि ये तो कुछ संदिग्ध व्यक्ति है, कुछ गड़बड़ है, तो पकड़ लिया उन्होंने। और आज के डेट में मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, हम समझते हैं कि सिर्फ हम शहर के लोग बहुत बड़े विज्ञ व्यक्ति हैं, हम बहुत ही विदग्ध हैं, हमें ही पता है सब कुछ। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, आप छोटे शहरों में जाएं, छोटे जनपदों में जाएं, गांव में जाएं, कई लोग हैं वहां पे, उनको सब पता है। ये वो बात वो नहीं रही, इंटरनेट के चलते ना लोगों को भी पता है कि अमेरिकी तंत्र जो है, वहां पे एक डीप स्टेट बोल की चीज होता है, कई लोग जानते हैं ये, और उसके लोग यहाँ पे काम वाम करते हैं। तो लोग थोड़ा सा संदेह की निगाह से देखते भी। कोई भी गोरा आएगा तो है करके, चलिए साहब मैं कौन से आपके यहाँ पे ये टेम्पो ले जाइए, हम मेरे साथ चलिए, मैं गाइड बन जाऊंगा, वो वाली बात अब रही नहीं। पहले वो पूछते हैं कि आप कौन। तो ये एक नेचुरल था और इसीलिए व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन अपने आप में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये दिखाता है कि इनका नेटवर्क जो है वो विच्छिन्न है, और ये व्यक्ति 100%, आप मानिए ना मानिए, थाईलैंड कहाँ है भाई, थाईलैंड के 5 प्रोविंसेस बर्मा के साथ हैं, एक का तो नाम भी सेम है, दोनों तरफ शान है, शान प्रोविंस, ठीक है। तो वहां से क्या ये वो फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप का मर्सनरी था, बट अ सीआईए एसेट, इसलिए यहां पे आया था? 90% मुझे ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही कोई कारण है, इसीलिए ये हुआ है। और ये आपको और होता हुआ दिखेगा, और ऐसे लोग और पकड़े जाएंगे। कुछ ऐसे मतलब बॉर्डर में हम लोग पकड़ लेंगे, हमारे लोग पकड़ लेंगे, कुछ हमारी एजेंसीज पकड़ लेंगी। पर मैं आपको यह भी बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि एजेंसीज जानते हुए भी इन लोगों को पकड़ती नहीं है, क्योंकि उनको वॉच करके, उनके मैसेजेस को पढ़ के, उनके इंटेलिजेंस जो वो एक्सचेंज करते हैं ना, चाहे वो डार्क वेब से करे या किसी गेम के चैट उसके थ्रू करे या किसी भी माध्यम से करे, उनके ऊपर वॉच रख के ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पकड़ते नहीं है जानते हुए भी, सो दैट वी कैन वॉच एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस ऐसे गैदर किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये तो गांव वालों ने पकड़ लिया, उसके बाद तो कोई चारा नहीं था, उन्होंने पुलिस को पकड़ा दिया, पुलिस ने सीधा एजेंसीज को पकड़ा दिया। तो ये वो सीक्वेंस है। अब जाएगा वो तिहाड़ में, अपने भाई वैन डाइक के बगल में बैठ के मिर्ची का सालन खाएगा, पास्ता तो मिलने जरा, और हरी दाल ही मिलेगी जो विच वैन डाइक ईट्स। कहता है कि मुझको श्रिम्प और पास्ता लाके दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 5 स्टार में बैठे हो ना। अरे इंटरेस्टिंग बात ये है, उसने पूछा दे गिव मी ग्रीन सूपी दाल, कुछ ऐसा बोला उसने। तिहाड़ वालों I can have सूपी दाल, सूपी दाल। लंच ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ले हरी वाली, हरी चटनी, हरी दाल, हरी सब्जी। नहीं, मेरे ख्याल से ये उसी का संकेत है कि इनका नेटवर्क विच्छिन्न हो गया है, उसको रिबिल्ड किया जा रहा है, वो चिंता की बात है। लेकिन ये भी दिखाता है, ये भी दर्शाता है कि हमारे लोग भी चौकन्ने हैं, वो पहले जैसी बात नहीं रही कि ये कुछ भी करे। और मैं एक चीज का आश्वासन आप लोगों को देता हूं कि अमेरिकी तंत्र कुछ भी करे, कितने भी बाबुओं को कॉम्प्रोमाइज करे, नेताओं को कॉम्प्रोमाइज करे, कुछ भी करे,
भारतवर्ष का जो हमारा संस्कृति है ना, वो ऐसा है कि इनके पल्ले पड़ता नहीं है, क्योंकि इनका बेसिक सिस्टम जो है थिंकिंग का, चूंकि मैं वहां पे भी मैंने पढ़ाई अपनी उच्च शिक्षा वहीं पे प्राप्त करी और वहीं पे रहा हूं कई साल, इनका जो थिंकिंग है वो जीरो सम गेम वाला है। हमारा थिंकिंग जीरो सम नहीं है। हम फ्रैक्शंस में भी सोचते हैं, हम सूक्ष्म चीजों में भी सोचते हैं, और अगर ये लोग डिवियस हैं, मैनिपुलेटिव हैं, तंत्र तो उन्हीं का है, चल रहा है, तो हम लोग भी कम डिवियस और मैनिपुलेटिव नहीं है। भारतवर्ष के लोग इंटेलिजेंस में कोई शक नहीं है उनके। अगर हम संघबद्ध हो जाएं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, तो इंटेलिजेंस प्लस ऑर्गेनाइजेशन वी आर बेटर देन दैट। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इनके जो ये हथकंडे हैं ना, जो इन्होंने साउथ अमेरिका में सफलता से किया या अफ्रीका में किया, भारतवर्ष में नहीं हो सकता। भारतवर्ष की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इतना विविध है ये देश, ये कल्चर इनके पलरे ही नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आता उनको कि ये है क्या। वो बेवकूफ की तरह बोलते हैं एलिफेंट गॉड, दिस गॉड, दैट गॉड। अरे बाबा, गॉड नहीं है वो, गॉड है पहले, और गॉड्स हैं, और हमारे गॉड्स नहीं होते, हमारे डेटीज होते हैं। डेटी और भगवान में क्या फर्क है वो भी नहीं पता इन लोग, मतलब सिर्फ धर्म की नजर से देख रहे हैं। और हमारे संस्कृति में हमारे तौर तरीके, हम कैसे एक व्यक्ति को देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, कैसे हमारे मूल्यों को हम आंकते हैं, इनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि एक चीज उन्होंने करी, उन्हीं की खुद की गलती है। ब्रिटेन ने कहा अच्छा ये हमारा ज्वेल इन द क्राउन अब क्राउन में नहीं रहा, हम इसको इग्नोर करेंगे। अब इग्नोर करते करते ऐसा हो गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज ब्रिटेन के पास पहले था अबाउट इंडिया, अबाउट इंडियंस, अबाउट भारतीय सभ्यता, वो अब नहीं है। और ये बरतानवी लोग ही इन लोगों को सिखाते हैं, या आवर इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन भारतवर्ष के, वो लोग जाके इनको बताते हैं, और ज्यादातर लेफ्टिस्ट होते हैं, तो उनका दिमाग भी वैसे ही चलता है। They can't analyze India. They just don't understand. They don't understand. They don't get us. उनके साथ अब क्या होगा जब पकड़ा हुआ है, सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ा है, अब इसके साथ क्या किया जाएगा? इसको इंटरोगेशन करा जाएगा, इसको डेफिनेटली डिटेन किया जाएगा, और इंटरोगेशन के साथ साथ हम इसके मूवमेंट को भी ट्रेस करेंगे, इसके मैसेजेस को ट्रेस करेंगे, इसका सारा इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जो है वो आंका जाएगा। हमारे साइबर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, NTRO है, MI है, RNAW है, IB का खुद का है, ये सारे कोऑर्डिनेटेड रूप से इस व्यक्ति को देखेंगे। इस व्यक्ति विशेष के पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा निकाला जाएगा, हाँ, और उसके बाद इसकी भारी पूछताछ होगी। एक बार तो इंटरोगेट नहीं करेंगे, 36 बार इंटरोगेट करेंगे। अमेरिकी दूतावास बोलती रहेगी नहीं इसको छोड़ दो, शायद ये भी बोले कि ये थोड़ा पागल है, कुछ भी कहेंगे, लेकिन हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। तो हमारी तहकीकात जारी है, हम आपको काउंसलर एक्सेस भी देंगे, आप आके बात करिए, लेकिन जो हम करेंगे उससे हमारे पास एक लेवरेज तो आ ही जाता है। ये जब डिस्कशंस होते हैं हाई लेवल पे, तो क्या आपको लगता है कि वो शिष्टाचार और बियर हग्स होता है? नहीं, तू मैं होती है, गालियां दी जाती हैं, और बहुत ठंडे तरीके से बताया जाता है ये है हमारे पास एविडेंस। आपके पास एक निज्जर है तो हमारे पास जॉर्डन ब्राउन है, आपके पास एक वो कौन सरदार है पागल जो खालिस्तानी वहां पे छापता रहता है, निखिल गुप्ता है एक। नहीं, निखिल गुप्ता नहीं। हाँ, निखिल गुप्ता का एग्जाम्पल इस एक सरदार जी है ना, क्या पन्नू, हाँ, आपके पास वो है, तो हमारे पास ये है, वैन डाइक बड़ा बैठा हुआ है। आपके पास गुप्ता है, तो ये 6 यूक्रेनियन यहूदी कहाँ से आए, क्या कर रहे थे यहाँ पे ये? तो ये काउंटर, एक ठंडी लड़ाई के दौर में हम घुस चुके हैं अमेरिका के साथ, इसको हमें मान लेना चाहिए। देखिए, ट्रेड डील तो नहीं हो रहा, मैंने पहले भी कहा था नहीं होने वाला है। लोग जितना भी उछल लें, लोग कितना भी कह लें कि अमेरिका जीत गई है युद्ध, अमेरिका का ताकत अभूतपूर्व है, त्रिदेव की तरह, नहीं है वो, त्रिदेव तो है ही नहीं उनका, त्रिदेव इस देश में, तो वो ईरान वाला युद्ध काबू में नहीं कर पाए। ईरान के मुल्ले भी बहुत बदमाश हैं, वो अपनी बदमाशियां कर रहे हैं। तो इस देश में उनका जो उन्होंने दृष्टि, अपनी शकुन जैसी दृष्टि निबद्ध करी हुई है, गिद्ध की दृष्टि से देख रहे हैं, वो इसलिए कि उनको लग रहा है कि यार ये हाथ से निकल जाएगा, इसको जल्दी से हमें कोई और एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा टू कीप इट डिस्टेबलाइज्ड। तो वो चल रहा है, इसीलिए ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। राइट, सो ही इज हियर फॉर मेनी पर्पसेस। डू यू थिंक ये किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन या मिशन पे आया होगा यहाँ पे? 80 to 90% yes.
बट मोस्ट प्रोबेबली राइट नाउ जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, दे आर हियर टू एस्टैब्लिश न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज द ओल्ड वंस हैव बीन बस्टेड. उनको खत्म कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया. तो नए ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण हो रहा है अभी, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसका इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सारा तैयार किया जा रहा है. उसके लिए ये लोग हैं, यही इनका काम है. राइट, चलिए देखते हैं इन पे न्यूज डिटेल्स आती हैं. अभी रात भर क्या खातिरदारी होगी, क्योंकि आज तो पहली रात है भारत अथॉरिटीज के साथ. आज सुहाग रात है, इसके बाद बड़ी रातें होंगी. और अभी पहली रात बीती है जो देखते हैं सुबह रोते. अभी तो सुबह सुबह हुई है, तो देखते हैं क्या क्या न्यूज निकल कर आती है इनके रोने धोने की. बट आई एम श्योर ये एक ही दिन में टाइम फिस होंगे, क्योंकि भारत में हर तरीके का औजार मौजूद है. नहीं, हर तरीके से हम स्वागत करने को तैयार हैं. हम वासुदेव का कुटुंबकम बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी, वसुधैव जितने भी आएंगे उनके कुटुंब सारे हम बनाने के लिए, उनको हमारे कुटुंब बनाने के तैयार. तिहाड़ में 2-4 उनके साथ हरियाणवी भाइयों के साथ छोड़ दीजिए, बाकी तो अपने आप ही हैंडल कर लेंगे. दे नो हाउ टू हैंडल वेरी वेल. हो सकता है कुछ नहीं भी बोले, उनकी भाषा से आधे लोग डर जाते हैं. ए छोरे किधर से आए रे वो लैंग्वेज सुनने के बाद. मतलब सीरियसली उनकी लैंग्वेज थोड़ी, दे आर द स्वीटेस्ट सॉफ्टेस्ट पीपल, बट हार्ड लैंग्वेज सुन के आधे लोग डर जाते हैं उनसे. तो ये कितना टूटेंगे. अभी तो चित्र विचित्र संगीत बजेगा, देखते हैं क्या होता है. जी, थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये नंबर पे आप मुझे मदद कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, जय हिंद.